दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के सत्र में आप सबका स्वागत है। 2-4 दिन पहले झारखंड की एक सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो उन्हें बाहर फेंक देगी। इसके बाद बांग्लादेश की तरफ से भी, बांग्लादेश में जो हमारा हाई कमीशन है, वहाँ उन लोगों ने इस पर एतराज़ जताया है। बांग्लादेश का एतराज़ जताना और गृह मंत्री का इस तरह का बयान देना, इसके पीछे के मामले को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है वह कितने कॉम्प्लेक्स हैं। मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए कहता हूँ कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं है कि एकदम भारत विरोधी भावनाएं हैं, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका को स्वीकारते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ये भी है जो भारत के खिलाफ विश्वमन करता रहता है। इसके कारणों की पड़ताल करने लगे हम तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेशी पक्ष की। वास्तव में 1971 में पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना, वह बगैर भारत के सहयोग के संभव नहीं था। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, उसकी कारण यह था कि वह अपनी भाषाई पहचान, अपनी सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक अस्मिता, बंगाली अस्मिता को वे पाकिस्तान में रहते हुए सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे, उसकी सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रहे थे और पाकिस्तान उनके दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह सलूक करता था। इसलिए पाकिस्तान के प्रति ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह पनपा। उन विद्रोहियों ने भारत से सहयोग मांगी, भारत ने उनकी मुक्ति वाहिनी बनाने में सहयोग किया और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। यहाँ तक बातें ठीक थी, बांग्लादेश और भारत के सहयोग से हुआ, बांग्लादेश एहसानमंद भी महसूस करता था। वहाँ मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। मुजीबुर रहमान भारत के इस सहयोग के प्रति कृतज्ञ थे, लेकिन बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर जियाउर रहमान सत्ता में आते हैं, वो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे और कूच करके सत्ता में आए, राष्ट्रपति बने। लेकिन राष्ट्रपति बनने के साथ ही, बनने के पहले या मुक्ति वाहिनी के समय में भी जियाउर रहमान को भारतीय सेना का समर्थक माना जाता था और भारत के साथ उनके संबंध भी अच्छे थे। लेकिन जैसे ही वे राष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद देश का, बांग्लादेश का, वह इस्लामीकरण करना शुरू कर देते हैं और इस्लामीकरण करने के इधर जियाउर रहमान बांग्लादेश का इस्लामीकरण किए। उसके पहले एक इतिहास था ही पाकिस्तान का कि जनरल जिया ने किस तरह पाकिस्तान का इस्लामीकरण किया। और जब ये जियाउर रहमान बांग्लादेश का इस्लामीकरण कर रहे थे तो जमाते इस्लामी जैसे संगठन और कुछ अन्य जो पाकिस्तान समर्थक थे और वे सब जियाउर रहमान के गुट में शामिल हो गए और इस तरह एक भारत विरोधी आब हवा बनने लगा और इसकी वजह से जियाउर रहमान और भारत के बीच संबंधों में तनाव बढ़ने लगा।
30 मई 1981 को एक सैन्य विद्रोह में उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद उनकी जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जिसे कहते हैं, वह इसमें आरोप लगाती है भारत पर कि भारत की साजिश थी, जबकि वास्तव में आज तक कोई भी जांच ऐसी नहीं हुई या जांच में कोई नहीं आया कि जिसमें भारत का किसी तरह का भारत की कोई संलिप्तता हो। बावजूद इसके उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अभी उनकी पत्नी खालिदा जिया उसकी प्रमुख हैं, वे यदाकदा भारत पर आरोप लगाती रहती हैं और एक भारत विरोधी भावनाएं उनके राजनीतिक मुद्दा है। कारण कि मुजीबुर रहमान के बाद उनकी बेटी शेख हसीना, इनका भारत के प्रति झुकाव था, तो एक राजनीतिक विरोध की वजह से वह भारत विरोधी एजेंडे को हवा देती गई। बांग्लादेश में भारत के साथ एक माहौल है कि भारत बांग्लादेश में राजनीतिक हस्तक्षेप करता है। जल बंटवारा को लेकर विवाद उनके मन में था, हालांकि तीसरा जल बंटवारा हुआ शेख हसीना के साथ, उसके बाद या सीमा विवाद, लेकिन बांग्लादेशी लोग इसे ये मानते हैं कि भारत अपने वर्चस्व का उपयोग कर अपने अनुकूल इस तरह के समझौते में अपनी बढ़त बनाए रखता है। व्यापार असंतुलन का उनका एक मुद्दा है। भैया बांग्लादेश वित्तीय भर का देश, उसकी हर चीज़ की निर्भरता भारत के साथ है, तो स्वाभाविक बात है कि भारत से आपको आयात करना पड़ेगा, भारत निर्यात करेगा। और भारत को आप कितना निर्यात कर सकते हैं, और जितना निर्यात कर सकते हैं भारत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे खरीदता भी है, ताकि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहे। ये सारे तो मुद्दे हैं, लेकिन अब आते हैं, ये तो रहा बांग्लादेश का पक्ष, अब आते हैं भारत की तरफ। जब 1971 में बांग्लादेश बन रहा था, मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी, भारत भी उसमें शामिल था, तो भारी संख्या में बांग्लादेश से विस्थापित लोग शरणार्थी के शक्ल में भारत के पश्चिम बंगाल और असम में आए। भारत सरकार ने उन शरणार्थियों को स्वीकारा भी, और शरणार्थी शिविर, कई शरणार्थी शिविर बनाए गए, जिसमें इन शरणार्थियों के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं की गई। बाद में जाकर इनमें से कुछ क्या वो नाम मात्र के ही हैं जो बांग्लादेश वापस लौटे, नहीं तो सारे लोग यहीं रह गए। बाद में उन्हें भारत की नागरिकता दी गई, यहाँ तक कि भारत सरकार ने उन्हें ज़मीनें आवंटित कर करके, भारत सरकार के माने राज्य सरकारों के माध्यम से उन्हें यहाँ बसने की सहूलियतें दी। लेकिन जो बांग्लादेश की आर्थिक बदहाली थी और वहाँ रोजगार के अवसर नहीं थे, जिसकी वजह से उस समय से लगातार भारत में घुसपैठ जारी रही। इस घुसपैठ की वजह से असम और पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी तक चेंज हो गई। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। पहले तो ये घुसपैठ रोजगार के लिए होती थी, लेकिन इसमें राज्य सरकारें इसको उतना महत्व नहीं देती थी। लेकिन बाद में राज्य सरकारों को लगा कि ये तो उनके राजनीतिक एजेंडे में फिट बैठते हैं और ये तो एक बड़े वोट बैंक साबित हो सकते हैं। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में भी और असम में भी तत्कालीन जो पार्टियां थी, खास करके पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा थी, तब वाम मोर्चा ने इन बांग्लादेशियों को जानबूझकर इन्हें बेहतर सुविधाएं देती थी। तब आधार कार्ड वगैरह नहीं थे, राशन कार्ड नागरिकता का एक तरह से पहचान पत्र माना जाता था। उस समय इलेक्शन आई कार्ड भी नहीं हुआ करते थे, तब राशन कार्ड अस्थायी प्रमाण पत्र माना जाता था। बड़े पैमाने पर
वाम मोर्चा के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों के राशन कार्ड बनाए गए। फिर जब इलेक्शन कार्ड बनने लगे तो इलेक्शन आईडी कार्ड बनाए गए और मतदाता सूची में उन्हें जोड़ा गया और धीरे धीरे ये भारत के नागरिक बनते गए, अवैध तरीके से बनते गए और राज्य सरकार अपने वोट बैंक, राजनीतिक पार्टी अपने वोट बैंक के लिए इन्हें प्रश्रय देती गई। इसके बाद भले ही वाम मोर्चा चली गई, तृणमूल ने भी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाया। तृणमूल कांग्रेस तो मुस्लिम हितैषी के नाम पर, वह मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर यह धड़ल्ले से खुलेआम करती है। अभी असम में बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्व शर्मा है, तो उन्होंने थोड़ी सी इस पर कड़ा रुख अपनाया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या सिर्फ बंगाल और असम तक ही नहीं है, मिजोरम मणिपुर तक में उधर फैले हैं। इधर झारखंड से लेकर लगभग भारत के हर राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए और आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें, जब आप पश्चिम बंगाल के हावड़ा से या सियालदह से ट्रेन से कभी सफ़र करें तो आप देखेंगे रेल की पटरियों के समानांतर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। यह झुग्गी झोपड़ियाँ कोई आज की नहीं है, ये बरसों से इस तरह है। लेकिन ये किसके हैं? इनमें से 90% से ज़्यादा वही बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी हैं। इसके अलावा आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आ जाइए। दिल्ली के नोएडा में जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, बहुत सारी सोसाइटियाँ, फ्लैट्स बनते हैं, वहाँ कामगारों की जो बस्ती है उसमें भी आपको भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो आपको मिल जाएंगे कामगार के रूप में। इसके अलावा नोएडा की सड़कों पर आपको ठेला खुमचा लगाकर बेचने वालों में भी इनकी एक अच्छी खासी तादाद है। हद तो ये हो जाती है कि भारत के दुर्गम क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर के जगदलपुर, कोंडागांव इलाके में बाकायदा बांग्लादेशी कॉलोनी है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेशी भारत में कितने हैं। हालांकि बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की संख्या कितनी है इसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है, ना कभी किसी राज्य सरकार ने, न कभी केंद्र सरकार ने इसकी कोई जानकारी दी। यूपीए के शासनकाल में जब गृह मंत्री जयप्रकाश जायसवाल थे तो उन्होंने एक सभा में कहा था कि तकरीबन 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अब उम्मीद की जाती है कि यह संख्या लगभग 2.5 से 3 करोड़ पहुंच गई होगी। यह 3 करोड़ जो लोगों का बोझ है वह भारत की अर्थव्यवस्था पर है। भारतीय लोगों के हिस्से की जो अवसर है वो इन्हें गिरफ्त कर रहे हैं। तो जो केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है ये अपने को राष्ट्रवादी सरकार कहती है, तो लिहाजा या इसका स्टांस शुरू से ही रहा है कि यह बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ शुरू से ही इसका रुख नरम कभी नहीं रहा है। इसके अलावा एक और बात देखें कि हाल के कुछ वर्षों में हमारी जांच एजेंसियां, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। पूर्णिया, किशनगंज से लेकर और सीमावर्ती इलाकों में और झारखंड में वह जांच करके ये लगाने में लगी हुई है, अंदाज़ा लगाने में कि ये जो अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ किए हुए हैं, रोहिंग्या घुसपैठ किए हुए हैं, ये किन किन अपराधों में शामिल है, किस तरह के अपराधों में शामिल है, इनकी आपराधिक गतिविधियां कैसी हैं, इसका भी एक डेटा बन रहा है। तो सरकार मोटे तौर पर अपनी तैयारी कर रही है। अब इस तरह के इतने बड़े पैमाने पर जब बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में है तो ऐसे में सरकार द्वारा एनआरसी की जो बात की जा रही है, जबकि असम में एनआरसी की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है, तो एनआरसी जरूरी हो गया है। अगर हम एनआरसी न रखें तो ऐसे घुसपैठियों से निपटेंगे कैसे?
और ये भारत के लिए नासूर क्यों बन रहे हैं? नासूर इसलिए हैं कि इनकी वजह से अपराध बढ़ रहा है, इनकी वजह से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। तो जब एक तरफ बांग्लादेश भारत के विरोध में है, विरोध की आबहवा बनाता है, ऐसे में वह उम्मीद भी कैसे करता है कि भारत उसके साथ इस तरह की व्यवहार न करे। जो बांग्लादेश ने हमारे हाई कमीशन के पास जो विरोध दर्ज कराया है वह हास्यास्पद ही तो है। एक तो आप एहसान फरामोश वाला काम करते हो कि आपके देश को अस्तित्व में लाने वाला भारत, आपके देश की अर्थव्यवस्था को इतने दिनों से खाद पानी देने वाला भारत, आपके लोग अवैध तौर पर भारत में घुसपैठ कर जाएं और भारत उसके लिए ऐतराज़ भी न जताए, और ऐतराज़ जताए तो आपको बड़ी बुरी लगती है। तो अगर ऐसे में अगर आपको बुरा लगता है तो आपको लगना भी चाहिए, और आप अपनी आबादी को, अपने लोगों को भारत में आने से रोकें, और जो आए हुए हैं उनको बुला भी लें। ज़्यादा अगर स्वाभिमान इतना ऊंचा है तो सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप वापस अपने देश बुलाएं और देखें कि कितने लोग आप पर भरोसा करते हैं और कितने लोग जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के साथ मैं ये नहीं कहता कि कड़ा रुख अपनाना चाहिए या बांग्लादेश के साथ हमें शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी के साथ संबंधों में अगर थोड़ी खटास आई है तो उसे बातचीत के जरिए हल करनी चाहिए और संबंधों को सामान्य रखा जाए। लेकिन ऐसा न हो कि संबंधों को सामान्य रखने की का जिम्मा सिर्फ एक तरफ हो। ये जिम्मेदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। दोनों देशों को एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। और जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है तो उसकी जो 4000 किलोमीटर से भी अधिक की सीमा है वह तीनों तरफ से भारत से ही मिलती है। ऐसे में उनके लिए एक कतई संभव नहीं है कि वो भारत विरोधी हवा बनाकर और भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं, लेकिन मुल्क के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और उसके विकास की जो गति चल रही थी उसे पुनः उस पटरी पर लाने के लिए बगैर भारत के यह संभव नहीं है। ये उन्हें हालांकि पता है, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर इसे बता नहीं रहे हैं। उन्हें इसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, तभी जाकर दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होंगे और यह कटुता की भावना खत्म होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने विचार जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमारी रीच बढ़ती है, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।